जी हाँ, महाविध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान ने बदले का ऐलान कर दिया है, जंग का ऐलान कर दिया गया है खुलेआम इजराइल के खिलाफ। यानी अब ईरान और इजराइल की डायरेक्ट जंग होगी, ये तय माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट वॉर कॉन्क्लेव टीवी 9 भारतवर्ष पर शुरू हो चुका है और तमाम खास मेहमान इस कॉन्क्लेव में हमें एक एक करके ज्वाइन कर रहे हैं। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। अब हर पल एक बड़े खतरे की आहट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंगी दस्तक ईरान ने दे दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बदला लेगा और इस बार 14 अप्रैल से भी बड़ा हमला होगा। यही वजह है कि अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बिल्कुल, ईरान और लेबनान ने कसम खाई है कि वो इजराइल और उसका साथ देने वाले हर देश को तबाह और बर्बाद कर देगा। क्या बदले की इस आग में मिडिल ईस्ट जल जाएगा? ईरान का ऐलान जंग मिडिल ईस्ट में कितनी बड़ी तबाही लाएगा? अगले घंटे में करेंगे युद्ध से और इस तनाव से जुड़े हर पहलू पर चर्चा। जी हां, शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। मिडिल ईस्ट से दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ रही है। पहली बार ईरान ने सीधे जंग का ऐलान कर दिया है। आयतुल्लाह खामेनी ने इजराइल पर सीधे हमले के आदेश दे दिए। टीवी 9 भारतवर्ष पर कुछ देर में ईरान से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान की तरफ हैं कि आखिर अब ईरान कैसे लेगा इजराइल से बदला। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल पर सीधे हमले के आदेश दे दिए। और देखिए, ईरान का बदला प्लान टीवी 9 ने डिकोड कर दिया है। खamenei ने बदले को अपना फर्ज बताया, साथ ही कई फ्रंट से हमले के लिए कहा है। यानी चौतरफा घेरेबंदी करने की योजना है। इसके साथ ही नसरुल्लाह भी कुछ बड़ी योजना बना रहा है। इजराइल से बदले के लिए टारगेट पर इजराइल का तेल अवीव और हाइफा है। क्या हालांकि खबर यह भी है कि ईरान हमलों के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएगा और सारे हमले बेहद सटीकता के साथ अंजाम दिए जाएंगे। यानी किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा अटैक हो सकता है। समीर, तैयारी पूरी है, बैठकों का दौर जारी है और एक के बाद एक चेतावनी इजराइल को मिल रही है। जी हां, ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर है। ईरान इस वक्त बदले की आग में जल रहा है। सीधे जंग का ऐलान कर दिया गया है। हमले के आदेश दे दिए हैं सुप्रीम लीडर खामेनी ने। हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में तमाम खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय स्वाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। एयर मार्शल राजेश कुमार बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर बिक्रमजीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत बड़ा पैनल इस कॉन्क्लेव में जुड़ रहा है। इसके अलावा प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत संजय स्वाई साहब आपसे करूंगा और हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी तो लगातार अपडेट दे ही रहे हैं कि आखिर जंग के मैदान में कैसी चिंगारियां सुलग रही हैं। संजय स्वाई साहब, ये सीधा ऐलान है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बदले का तो ऐलान किया ही, एक तरह से इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। सीधे ईरान अब हमले करेगा, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्या होने वाला है? बिल्कुल समीर, वाकई में ये एक घोषणा होनी थी, उसकी उम्मीद थी और पूरी दुनिया की निगाहें इस समय में मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान के यहाँ उसके मेहमान इस्माइल हानिया को मारा गया, वो उनके प्रेसिडेंट जो अभी अभी बने थे उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में गए, तो उसकी साख पर बहुत बड़ी चोट है। उनके डिफेंस सिस्टम पर बहुत बड़ी चोट है। जब इतने वीआईपी एरिया में रह रहे हैं, ना केवल ग्राउंड के कमांडोज बल्कि वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम भी रहता है। एयर डिफेंस सिस्टम को भेजता हुआ किस प्रकार से एक मिसाइल ने पिन पॉइंट अटैक किया और इस्माइल हानिया को मार दिया और किसी बिल्डिंग में हमला नहीं हुआ। जहां जिस कमरे में सोया वहीं हमला किया गया। देखा जाए तो कई चीज़ें निकल के आती हैं। उनका इंटेलिजेंस फेलियर, उनके अंदर भेदी कितने हैं, इजराइल की जो इंटेलिजेंस की अभी दोबारा से निकल के आई है ताकत, चाहे वो बेरूत में हमले हो रहे हो या फिर यहाँ पर हमले हो रहे हो, ईरान में जो हमले हुए हैं, ये दिखा रहा है ये यहाँ पर ईरान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना अगर नहीं करते हैं तो उनकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा है कि क्या हो गया यहाँ पे, आपके घर में आके, हमारे घर में आके मार के क्या किया आपने। तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि ना केवल ईरान बल्कि सभी प्रॉक्सीज के साथ मिलकर करेंगे। प्रॉक्सीज
इराक, सीरिया और जहां जहां पर भी इनके जिस प्रकार से मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये हमला संजय सोई सर, ये हमला ईरान के उस मंसूबे पर भी माना जा सकता है जिसमें वो अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने की सोच रहा था। एक बड़े नेता के तौर पर यह देश उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजधानी में ही इतना बड़ा हमला हो गया और उसे तेहरान रोक नहीं पाया। देखिए, इजरायल से बदले के लिए ईरान ने पहला कदम उठाया है। ईरान ने यूएनएससी में इजरायल को गुनहगार बनाने की चाल चली। इजरायल के खिलाफ ज्यादातर देशों को साथ लाने की कोशिश 14 अप्रैल के हमले से पहले भी ईरान ने ऐसा ही किया था। यानी कि इस पूरे मसले को अब यूएन के फोरम पर लेकर गया है ईरान। Palestinian resistance group like Hamas and ये अपराध अलग नहीं है, बल्कि क्षेत्र के अन्य देशों के खिलाफ इजरायल के आक्रामक कार्यों और नीतियों के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। यह हमला अमेरिका की अनुमति और खुफिया सहायता के बिना नहीं हो सकता था। ईरान इस भयानक आतंकवादी कृति की कड़े शब्दों में निंदा करता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सबसे गंभीर मानता है। ईरान इस आतंकवादी और आपराधिक कृति का निर्णायक जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आत्मरक्षा के अपने अंतर्निहित अधिकार को सुरक्षित रखता है। मनीष, दुनिया में कई जगह युद्ध हो रहे हैं, तनाव है, यूएन की क्या प्रासंगिकता रह गई है युद्ध को रोकने में, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए? ये तो प्रश्न है ही, लेकिन ईरान का यहां पर जाना, इस फोरम पे इस बात को रखना क्या बता रहा है? क्या ईरान अपनी अगली कार्रवाई को जस्टिफाई करने के लिए वो ग्राउंड बना रहा है यूएन में? देखिए, ईरान का रिएक्शन वाकई में अगर आप देखें तो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही प्लान के साथ वो चलते हैं। और वो कहता है ना कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन 4 महीने के भीतर इतिहास को दोहराते हुए पहली बार पूरी दुनिया देख रही है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर अटैक होता है। ईरान कहता है ये एक्ट ऑफ वॉर है। उसके तुरंत बाद वो यूएनएससी में जाता है, इजरायल को कटघरे में खड़ा करता है। वैश्विक जनमत भी मानता है कि हाँ भाई, एम्बेसी पर अटैक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद 14 अप्रैल को 350 मिसाइल और ड्रोन से हमला करता है। और उस वक्त 6 मुल्कों को इजरायल की रक्षा के लिए आना होता है। एक बार फिर वही घटना होते हुए हम देख रहे हैं। 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हानिया पर अटैक होता है। 1 अगस्त को ईरान यूएनएससी में जाता है, एक बार फिर इजरायल को कटघरे में खड़ा करता है। और अब फिर एक बार वैश्विक समुदाय को इजरायल को गुनहगार बताने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है। तो यानी अब आगे क्या होगा? अब आगे फिर 14 अप्रैल की घटना दोहराई जाएगी। जितनी बड़ी घटना उसका वैसा ही जवाब। और उस हिसाब से 300 की जगह अगर 3500 मिसाइल से हमला हुआ तब क्या होगा? तो इस तरह की सिचुएशन को आप देखिए और फिर समझिए कि ईरान किस चाल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आपने जो बात कहा, प्रोफेसर संजय भारद्वाज कुछ उस पर ऐड करना चाह रहे हैं। संजय जी, मुझे यह बताइए कि क्या दुनिया को यह बता पाने में कामयाब ईरान होगा यूएन के मंच के ही जरिए कि ये अटैक जो हुआ है ये उसकी सॉवरेनिटी पे भी हुआ है, उसकी संप्रभुता पर भी हुआ है, ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया है? या फिर दुनिया इसे ऐसे ही देखेगी कि हमास का चीफ मारा गया है इजराइल के एक हमले में? निश्चित रूप से देखिए, मैं मनीष जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये बात आप देखिए कि अभी तक ईरान का क्या स्ट्रेटेजी रहा है। ईरान प्रॉक्सीज पे या वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स पे इंक्लाइंड रहा है, उनको समर्थन देता रहा है पहली बार। और ईरान इस बात को जानता है कि 2 जो परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़े हैं। तो पहली बार ईरान डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल वॉइस के माध्यम से वर्ल्ड को बताना चाहता है कि जो जिस तरीके से इजराइल या वेस्ट उन पर जो हमला कर रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, क्योंकि आप नंबर ऑफ लीडर्स देखिए, चाहे कमांडर्स देखिए, और हानिया का ईरान की धरती पर मारा जाना एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है ईरान के लिए। तो निश्चित रूप से ईरान मिलिट्री और के साथ साथ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मूवमेंट्स और मोबिलाइजेशंस के माध्यम से वर्ल्ड को अपने पक्ष में करना चाहता है। जो दूसरी बात, एक बात कही कि ईरान निश्चित रूप से एक एम्बिशियस था कि हम इस्लामिक वर्ल्ड का ग्लोबल वर्ल्ड में हम रिप्रेजेंट करेंगे। निश्चित रूप से वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। वो अमेरिका बिल्कुल सही बात है। और उन तमाम कोशिशों को इससे बड़ा सेटबैक और ज्यादा क्या हो सकता है कि ईरान की राजधानी तेहरान पर ही हमला हो गया। ईरान के बदले के प्लान को लेकर देखिए, इस बीच एक बड़ा खुलासा हो रहा है। इजराइल पर चौतरफा हमले के आदेश दिए गए। ईरान ने कई फ्रंट से अटैक का बनाया है प्लान। तो ये ईरान की बड़ी तैयारी इजराइल पर चौतरफा हमले की सामने आई है ऐसे वक्त में जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने यह ऐलान कर दिया है कि अब
इजराइल पर हमला होगा। हमले के आदेश जारी कर दिए गए। सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें सीधे तौर पर यह फैसला लिया गया है कि अब सीधे हमले किए जाएंगे इजराइल पर। चौतरफा हमले के आदेश भी जारी कर दिए गए। और देखिए, सूत्रों का दावा है कि इजराइल पर 7 फ्रंट से हमला हो सकता है। कैसे, ये समझिए। फ्रंट 1 यानी पहला फ्रंट लेबनान हिजबुल्लाह का हमला होगा। दूसरा फ्रंट होगा वेस्ट बैंक, इस्लामिक जिहाद का अटैक होगा इजराइल के ऊपर। तीसरा फ्रंट होगा गाजा, हमास के हमले यहां से होंगे। और चौथा फ्रंट होगा यमन, जहां से हूती आक्रमण करेंगे। और पांचवा फ्रंट है ईरान, जहां से IRGC एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। और छठा फ्रंट है इराक, जहां कताइब हिजबुल्लाह तैयार बैठा है। 7वें फ्रंट की बात करें, सीरिया, जहां पर बद्र ऑर्गेनाइजेशन का वार हो सकता है। कई तरफ से इजराइल पर हमले हो सकते हैं। और यही सवाल उठ रहा है कि इतने सारे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स को इजराइल कैसे हैंडल करेगा। राजेश सर, आप इसे कैसे देखते हैं? इतने सारे फ्रंट, इतने सारे प्रॉक्सीज और इतने सारे मुल्क से अगर हमला होता है तो इजराइल कैसे हैंडल करेगा? इतने सारे फ्रंट पर कैसे खुद को इंगेज करेगा और खुद को सुरक्षित रखेगा? हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सैचुरेशन जो रेट्स हैं, इससे इजराइल की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। और मेरे हिसाब से उनको तैयार रहना पड़ेगा कि इतने सारे फ्रंट से कितने प्रोजेक्टाइल्स उनके पास आएंगे और उनका क्या असर होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो 7 जगह से जो अटैक होंगे, पिछली बार आपने देखा था जब 14 अप्रैल को अटैक हुए थे इजराइल के ऊपर, तो यूएस के बेसिस से भी इंटरसेप्शंस हुए थे, यूएस की शिप से भी इंटरसेप्शंस हुए थे। तो मेरे हिसाब से इस बार जब जो थोड़ा बहुत इजराइल की तरफ उनका अटेंशन है, वो थोड़ा बहुत अटेंशन अमेरिकन बेसिस पे भी जाएगा। मेरे ख्याल से अगर ईरान एक इतना बड़ा हमला करेगा तो कुछ अटेंशन वो अमेरिकन बेसिस पर भी देगा, ताकि वो उनका जो सिस्टम्स हैं वो अपने को प्रोटेक्ट करने में सक्षम रहें। और उनको मौका नहीं मिलेगा कि जो मिसाइल्स या ड्रोन्स इजराइल की तरफ जा रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करने का मौका मिले। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से वो स्ट्रेटजी बनाएंगे। इतने सारे फ्रंट्स हैं, मेरे ख्याल से इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन इजराइल के पास भी ताकत कम नहीं है और उनको जो है उनको पता है। और जिस तरह से बिल्कुल इजराइल अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करने में सक्षम है, ये बार बार इजराइल की तरफ से बताया भी जा रहा है। लेकिन चुनौती बड़ी है 7 फ्रंट पर। ये जो वॉर छिड़ने जा रही है इजराइल के खिलाफ, इससे वो कैसे मुकाबला करेगा, कैसे करेगा इस मुसीबत का सामना, ये देखने वाली बात हो। यूएन में अमेरिका पर ईरान ने बड़ा आरोप लगाया। अमेरिका की मदद से हानिया की हत्या की गई। देखिए, ये कहा है ईरान ने, अमेरिकी मदद के बिना ये अटैक संभव नहीं। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि बिना अमेरिका की मदद के ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया पर यह हमला, यह अटैक संभव नहीं था। और संयुक्त राष्ट्र में बार बार ईरान की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। आमिर सईद इरवानी ने संयुक्त राष्ट्र को क्या बताया, यह भी जान लीजिए। कुछ अहम तथ्य इससे जुड़े हुए। तो यूएस की इजाजत के बिना यह हमला संभव नहीं है, पहली बात तो ये। और यूएस ने हमले के लिए खुफिया इनपुट मुहैया कराया। इजराइल का रणनीतिक साझेदार है अमेरिका, इसलिए अमेरिका पर निशाना साधा गया है। जी हां, और डे 1 से CIA और मोसाद का ज्वाइंट ऑपरेशन इसे माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट तनाव बढ़ाने की साजिश के तहत यह एक्शन लिया गया है, यह कहा है ईरान ने UNSC में। अमेरिका, इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय नियम कायदों की अवहेलना की है, नियम तोड़े गए हैं, यह सीधे तौर पर कहा गया है। कमांडर सिंह, किस तरह से आप देखते हैं UNSC में ईरान के इस बयान को? और ईरान ने तो पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा परिषद की मीटिंग में बाकायदा ये सारी चीजें डिस्कस हुई, उसके बाद यह ऐलान किया गया है कि अब इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। ईरान से डायरेक्ट वॉर का जहां तक सवाल है, वो किस तरह से होती आपको दिखाई देती है? देखिए समीर जी, इसमें दो राय नहीं है कि कौन साझेदार हैं, ये तो मालूम ही है जी। और ईरान ने जो कहा है बिल्कुल स्पष्ट है और सच बात कही है। लेकिन अगर हम देखें जो ताज़ा खबरों के अनुसार, अमेरिका ने बिल्कुल मतलब ओपनली इसको नकारा है, बोला हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना हमें इसके बारे में मालूम था अटैक के बारे में, ना हमें ये कुछ भी आशंका थी।
तो उन्होंने अपनी तरफ से मना कर दिया। इसी प्रकार इजराइल ने भी मना कर दिया कि इस अटैक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। किंतु अगर अभी आपके खुद के एरिया में, इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में ऐसा कुछ होता है तो अवश्य, जैसे जनरल सोई साहब ने बताया, इंटेलिजेंस फेलियर है, आपकी सिक्योरिटी फेलियर है, तो उसको किस तरह से आप एक तरह से कवर अप भी करते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होने की भी हो सकती है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो यूएन के पास वो गए हैं, लेकिन यूएन का रिजल्ट आज तक देखा गया है कोई ज़्यादा वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। यूएन कितना इसमें एक तरह से सक्सेसफुल रहा है। यूएन से क्या ही उम्मीद की जाए, लेकिन सुमित, जो मेरा सवाल था कि अब ईरान से डायरेक्ट अटैक के मतलब क्या है? ईरान ने ये जो इजराइल पर हमले का आदेश दिया है, क्या अपने प्रॉक्सीज का ही इस्तेमाल ईरान अब बड़े पैमाने पर करेगा, इसका ये मतलब निकाला जाए, या फिर ईरान से इजराइल पर डायरेक्ट अटैक होंगे? देखिए, बिल्कुल जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तब लगातार कई अपडेट्स समीर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर एक पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है। पेंटागन ने अलर्ट किया है सभी को कि अगले 72 घंटे इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसी बीच पेंटागन ने यह भी बताया कि हमने एक बड़ा जखीरा, एक बड़ा कार्गो जो है बेरशेवा के अंदर इजराइल में भेजा है इजराइल की मदद के लिए। और दूसरी जगह 12 वॉरशिप्स भेजे गए हैं, रवाना किए गए हैं मिडिल ईस्ट के इन इलाकों में। तो निश्चित तौर पर यह अमेरिका को भी पता है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आखिरकार इजराइल को किस तरीके से डर सता रहा है, क्योंकि देखिए अभी जब निगोशिएशन चल रहे हैं, लगातार दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स ईरान से बात कर रहे हैं, तब ईरान ये बात कह चुका है कि हम अपने नेचुरल राइट ऑफ रिस्पॉन्स नहीं खोना चाहते, हम इसको करेंगे ही करेंगे। तो एक तरीके से आपको एक तरीके से बहुत सख्त रुख अब ईरान ने अपना लिया है। ईरान बार बार कह रहा है कि हम रिस्पॉन्स करेंगे, और ये बात सभी को जाहिर हो गई है कि ईरान जरूर कुछ बड़ा करेगा, और इसीलिए तैयारियां भी उसी के हिसाब से शुरू कर दी गई। बस आशंका इसी बात की है कि पूरा मिडिल ईस्ट चेन ऑफ रिएक्शन में उलझकर न रह जाए। और देखिए, ईरान के आरोपों को यूएस ने खारिज किया है। हानिया की हत्या में हमारा हाथ नहीं है। यूएस पर जो ईरान की टिप्पणी है, ईरान ने जो आरोप लगाया उसको खारिज किया गया है। हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये यूएस की तरफ से कहा गया है। और लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती बढ़ाई है। मिडिल ईस्ट में विध्वंस का खतरा बढ़ा है, डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है। अमेरिका ने 12 और जंगी जहाज मिडिल ईस्ट भेजे हैं। तो ये अमेरिका की तरफ से एक अहम डेवलपमेंट है। 12 और जंगी जहाजों को मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया गया। तो अमेरिका ने एक तरफ इस बात से सरासर इनकार किया है कि इस्माइल हानिया की हत्या में उसका कोई हाथ है, लेकिन आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारियां भड़क रही हैं और उसकी तैयारी थ्रू अमेरिका भी होते हुए हम देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंगी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान के बदले के ऐलान के बीच आप देखिए टेंशन किस कदर बढ़ गया है। जंगी हलचल साफ तौर पर नजर आ रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 12 और जंगी जहाजों की तैनाती की है, यानी अमेरिका भी कहीं ना कहीं रवि ये मानकर चल रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, इजराइल तक पहुंचा हथियारों का बड़ा जखीरा, इजराइल को लगातार सप्लाईज मिल रही हैं और अमेरिका ने संकेत दिए एक्शन का बड़ा रिएक्शन होगा, जिसकी हम बात कर रहे थे सभी। जी हां, इजराइल ने धमकी दी, कोई भी हो करारा जवाब दिया जाएगा। यह सीधे तौर पर कह दिया गया है। अमेरिका एक तरफ इस्माइल हानिया की हत्या में कोई हाथ होने से सुमित इनकार कर रहा है, लेकिन इजराइल का साथ देने के लिए बड़ी तैयारियां भी की गई हैं। क्या इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान ने अगर इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया, बड़े हमले अंजाम दिए गए, तो सीधे जवाब अमेरिका की तरफ से मिलेगा? देखिए, बिल्कुल अब तो ये लगभग तय हो चुका है, ईरान कुछ ना कुछ जरूर बड़ा करेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जितने नेगोशिएशन चैनल्स खोले गए थे, जितने आप इजिप्ट को ले लीजिए या आप कतर को ले, जितने लोगों ने उनसे बातचीत की, सबको उनका रिस्पॉन्स एक ही था कि हम अटैक करेंगे। अब ये हमारा अधिकार बन चुका है, क्योंकि हम लगातार चुप रहे हैं इस मामले को लेकर। और अभी वजह जो है, लगातार हम बता रहे हैं कि 12 वॉरशिप भेजे गए हैं बेरशेवा के अंदर, पूरा कार्गो भेजा गया है इजराइल की मदद के लिए। यहां तक कि यूके ने भी अपने जो बैन था उसको हटा दिया है, यानी अब यूके भी लगातार मदद के लिए साजो सामान भेजेगा। तो एक तरीके से यह तय माना जा रहा है कि हाँ, ईरान की तरफ से नहीं बल्कि बाकी प्रॉक्सीज की तरफ से भी बड़े अटैक्स इनिशिएट किए जाएंगे। और यही वजह है कि अमेरिका और बाकी जो मददगार देश है इजराइल के, वो एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम, एक तरीके की शील्ड दोबारा से प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि कम से कम बाहरी अटैक से उसको बचाया जा सके और अंदरूनी या फिर हिजबुल्लाह या हमास से इजराइल खुद डायरेक्टली कन्फ्रंटेट करे।
और देखिए इस बीच एक और अपडेट है। ईरान की धमकी के बीच इजरायल का पलटवार, दर्जनों फाइटर जेट ड्रोन जवाब को तैयार है। ये आईडीएफ ने कहा है, हमले के जवाब के लिए हर वक्त तैयार। आईडीएफ ने साफ किया अपना स्टैंड, हर खतरे से हम निपट सकते हैं। आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया, यानी कि इजरायल ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है हर रिएक्शन के लिए। दावा उनका यही है कि जो भी प्रतिक्रिया हमारे विरुद्ध होगी हम उसका जवाब देने को पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, पूरी तरह से तैयार हैं। संजय भारद्वाज सर, सवाल यहां पर एक बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बहुत सारे देश हैं जो ईरान के हितैषी हैं, लेकिन चूंकि प्रॉक्सीज या नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू इस युद्ध को ईरान लड़ रहा है, तो कोई भी देश उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता है या कैसे स्टैंड ले सकता है, इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए एक डिस्कोर्स क्रिएट किया गया कि इजराइल पे जो हमला हुआ वो एक टेररिस्ट हमले के रूप में देखा गया और ये बताया गया वेस्टर्न वर्ल्ड के माध्यम से कि ये हमला है, ये टेररिस्ट अटैक है। और जो भी देश टेररिज्म से सफ़र कर रहे हैं, भारत भी सफ़र कर रहा है, निश्चित रूप से किसी भी तरीके के टेररिस्ट अटैक को कंडेम करता है, उसके साथ नहीं रहता। और निश्चित रूप से एक जो डिस्कोर्स है जो आप उस खेमे में चले जाते हैं जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। दूसरी बात जो आती है कि देखिए अमेरिका का नंबर 1 एनिमी मिडिल ईस्ट में कौन है? ईरान है। और ईरान निश्चित रूप से सारे प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है। जो बॉर्डर लगा हुआ है, आप इजराइल का और ईरान का अगर ज्योग्राफी देखते हो तो उसके बीच में इराक और सीरिया आता है, जो आईएस का वहाँ पे गढ़ है, हिजबुल्ला, हूती, ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं, नॉन स्टेट वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको डायरेक्टली ईरान सपोर्ट कर रहा है। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। इजराइल कौन है? अमेरिका का एक प्यूटल स्टेट है मिडिल ईस्ट में। जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है निश्चित रूप से इनडायरेक्टली बिटवीन ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन डायरेक्टली आज ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है। लड़ाई क्या हो रही है कि जो फ़लस्तीन है, जो इस्लामिक कोज है, उसको दिखाया जाए। तो मिडिल ईस्ट एक इस्लामिक कोज को अपने पक्ष में रखने का प्रयास कर रहा है और वेस्टर्न वर्ल्ड टेररिज्म को अपने पक्ष में रखने का प्रयास कर रहा है। अब उसमें बहुत सारे देश हैं जिसमें भारत भी है, तुर्की भी है। तुर्की का जो स्टेटमेंट वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कल्टीवेट करने के लिए, वो नाटो का मेंबर, वो दोनों तरफ से गेम खेलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो भारत जैसे देश है जो एक वॉइस ग्लोबल साउथ का बना हुआ है, हमारा इंटरेस्ट है हमको इसको पीसफुली देख के और इसको नेगोशिएशंस के माध्यम से, या आप ये कहिए कि नॉन वायलेंट वे में इसको सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा स्टेक है। 9 लाख भारतीय वहां पर है। हमने U2I2 या आप इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात की है, साथ ही साथ ईरान। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं, भारत ही वाहिद इकलौता ऐसा मुल्क नजर आता है जो शांति की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, लेकिन उस पर अमल कौन करेगा? इजराइल पर बड़े हमले का अलर्ट देखिए जारी हो गया है। अमेरिका ने इजराइल को अलर्ट किया, अगले 72 घंटों में बड़े अटैक का खतरा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल पर बड़े हमले आने वाले वक्त में मुमकिन है। आने वाले 72 घंटे बहुत ज्यादा अहम है। इजराइल के लिए भी ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। चलिए और अब आपको बताते हैं कि कहां क्या हलचल चल रही है इस वक्त, क्या संकेत मिल रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें यूएस खुफिया एजेंसी का इनपुट जो था 72 घंटे में बड़ा हमला, ये एक इनपुट है, यानी यूएस की तरफ से लगातार आगाह किया जा रहा है इजराइल को। अलर्ट पर कतर, सऊदी अपना एयर स्पेस इन्होंने बंद कर दिया है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। जी हाँ, देखिए कितने बड़े डेवलपमेंट्स एक साथ होते हैं। हम देख रहे हैं अमेरिका की चेतावनी, इजराइल से दूर रहे ईरान को बार बार चेताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान पर हुए इस हमले के बाद बड़ा अटैक मुमकिन है। ईरान कसम खाता हुआ नजर आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका से लिया जाएगा इसका बदला, लेकिन क्या ईरान ऐसा कर पाने में सक्षम है? क्या वाकई बड़े हमले इजराइल में मुमकिन है ईरान की तरफ से? ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, और देखिए अमेरिका से हथियार का जखीरा कतर पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। कतर के बीर शेबा बेस पर पहुंचे हैं हथियार। अमेरिकी जंगी कार्गो विमान वेपन लेकर पहुंचा है, तो हथियारों का जखीरा भी देखिए कैसे मूव करता नजर आ रहा है। मनीष,
सवाल तो यही है कि अमेरिका की तरफ से सप्लाई लगातार हो रही है, यानी अमेरिका ये जानता है कि बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है और उसके लिए इजरायल को लामबंद करना, उसे हथियारों से सुसज्जित करना बेहद जरूरी है। क्या ये सारी खबरें, सारी इंडिकेशन बड़ी लड़ाई की है? बिल्कुल, देखिए, अमेरिका तो इजराइल की मदद करेगा ही, हर हालत में करेगा और अब तक करता ही आया है। ये बात ईरान और दूसरे देश भी कहते हैं कि अगर अमेरिका ना रहे तो वो इजराइल को मिटा देंगे, और इस बात को अमेरिका समझता भी है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें, अमेरिका कह रहा है लड़ाई होकर रहेगी, ईरान कह रहा है हम बदला लेंगे ही, यहाँ तक कि इजराइल भी कह रहा है कि हम पर हमला होगा ही, और वैसे अलग अलग मुल्क भी यही मान रहे हैं कि हमला होगा ही, और साथ में रूस और चीन जैसे देश भी कह रहे हैं कि हाँ ईरान के साथ गलत हुआ है, और बल्कि रूस के मेदवेदेव तो कह ही रहे हैं कि महायुद्ध से ही शांति आएगी। तो इन सब में एक बात कॉमन है, वो है कि युद्ध होकर ही रहेगा, ये अवश्यम भावी है, और इस युद्ध को कोई टालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि युद्ध को तभी आप टाल सकते हैं या तो कोई पीस मेकर हो या नहीं तो फिर किसी का डेटरेंस हो। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने वो डेटरेंस खो दिया है, और रूस और चीन चाह ही रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल को उलझाने के लिए अच्छा मनीष, तो एक बड़ा नेचुरल सवाल है, अमेरिका और दूसरे देश ईरान के रिएक्शन को कंटेन करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? मदद तो कर ही रहे हैं इजराइल की, लेकिन बाकी क्या कर सकते हैं डिप्लोमेसी के लेवल पे? देखिए, डिप्लोमेसी का बहुत कुछ स्कोप बचा नहीं है। इतनी बड़ी घटना के बाद उनका स्कोप इसलिए भी नहीं बचा है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। दलील देखिए क्या दी जा रही है कि इस्माइल हानिया जो है वो खुद शांति वार्ता में शामिल था, उसे मार दिया गया, और इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो सब युद्ध के पक्षधर हैं। हम भी जानते हैं कि नेतन्याहू को भी एक युद्ध चाहिए अपनी कुर्सी पर बचे रहने के लिए। सिनवार तो युद्ध के लिए है ही, ईरान चाह ही रहा था अब तक हिजबुल्ला और हूती और हमास के माध्यम से। अब ईरान में भी जो हार्ड लाइनर फैक्टर है वो कहेगा हर हालत में हमें बदला चाहिए। अगर ये युद्ध नहीं हुआ तो ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC के टॉप कमांडर को उनके ही लोग मार देंगे, इसलिए ये युद्ध होकर रहेगा, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल, ये युद्ध होकर ही रहेगा, और इसके आसार आने वाले वक्त में सीधे तौर पर ये बनते नजर आ रहे हैं कि विध्वंस की नई पटकथा लिखी जा रही है। अब होगा क्या, ये देखने वाली बात है। तनाव के बीच ईरान और इराक भी करीब आ रहे हैं। पजेश्कियान ने इराक की देखिए तारीफ की है, ईरान से सहयोग को लेकर उसकी तारीफ की गई है। इराक पर भी इजराइल हमले कर रहा है। ईरान और इराक नजदीक आते नजर आ रहे हैं, करीब आते नजर आ रहे हैं। और इधर ईरान अमेरिका में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की ईरान को धमकी, इजराइल पर हमले का जवाब देंगे, यूएस ने कहा है। हर गतिविधि पर बारीक नजर है यूएस की तरफ से ये बयान। We're brushing off concerns at all. We're watching this very, very closely, and it's been a chief concern of the president. Look, you've seen the comments by the Supreme Leader and what he said publicly. It's out there for everybody to see. I'll certainly not speculate about whether and to what degree Iran does anything. What I can tell you is we have and will maintain a level of readiness to preserve our national security interest in the region. It's not like we take a blind eye to what Iran is capable of doing and has shown their capability of doing in the region. It's not like we've demonstrated an unwillingness to defend Israel from threats in the region, including from Iran, if that happens. And we maintain that capability and that readiness to do so now. तो अमेरिका लगातार ईरान को धमकाता नजर आ रहा है, और पहली बार ईरान के साथ कल साथ खुलकर आया है रशिया। जी हां, रूस का रोल बहुत अहम है। रूस ईरान के साथ नजर आ रहा है पूरी तरह से। मिडिल ईस्ट पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। दिमित्री पेस्कोव बोले महायुद्ध से ही शांति संभव है। तो ये देखिए किस तरह से महायुद्ध की पैरोकारी की गई है रशिया की तरफ से। तो देखिए रूस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और ईरान के साथ तो खुलकर आ गया है। रूस इजरायल को लेकर ईरान के साथ का संकेत दिया गया है रूस की तरफ से, और रूस ने ईरान के रुख को बिल्कुल सही बताया है, उसको वैलिड बताया है। जी हां, पहली बार खुलकर ईरान के साथ का इशारा किया गया है। मिडिल ईस्ट में अशांति की चाल का आरोप लगाया गया है। इजरायल को घातक अंजाम भुगतने की दी गई है चेतावनी। संजय सोहेल साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि रूस का जो
रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। रूस की तरफ से देखिए पहला बयान ये आया कि इस्माइल हानिया की हत्या को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीन भी ईरान के साथ खड़ा नजर आता है। ऐसे वक्त में जब अरब सुलग रहा है, क्या रूस और चीन जैसे मुल्कों को यह एक अच्छा मौका नजर आ रहा है कि अरब में अमेरिका के दबदबे को कम किया जा सके या खत्म किया जा सके? नहीं, बिल्कुल समीर, बहुत सही बोला आपने। और आप देखिए कुछ दिन पहले की बात है, अभी चीन में एक मीटिंग हुई थी जहां पीएलओ के सभी धड़ों को एक छत के नीचे चीन लेके आया था, क्योंकि वो चीन मिडिल ईस्ट पे प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है, जैसे आपने अभी कहा। यही बात रशिया का प्रभाव कुछ कम हुआ, लेकिन अभी भी ईरान, सीरिया, इराक, इन कई देशों में रशिया का प्रभाव अभी भी है। अमेरिका की बेसिस हैं। यहाँ पर थोड़ा पृष्ठभूमि में ये भी देखना पड़ेगा, जो नेतन्याहू की जो विजिट हुई थी वहाँ पर अमेरिका में, उसके बाद से एक माहौल बदल गया एकदम से। एकदम पिन पॉइंट अटैक हुए, खुल के हमले हुए, और अमेरिका की शायद तैयारी कुछ पहले ही थी कि कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए अगर ये कार्गो शिप चल पड़े, वार शिप्स आ गए एकदम से, कहीं से इनको टाइम लगता है आने में। तो ये सब बातें देखते हुए ये सब चीज़ें एक प्लान है, एक लंबी जो धड़ों वाली बात है, ये क्लियर होगा। खासतौर से रशिया का जो बयान है जो अभी आया है, ये वाकई में एक टेंशन को और बढ़ा देने वाला है। बिल्कुल, और ईरान के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहेगा। एक तरीके से रशिया के पास तो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अमेरिका को बिल्कुल उसी ट्रैप में ले आए जिस ट्रैप में वो यूक्रेन में कोशिश कर रहा था रूस को लाने के लिए। और देखिए हानिया की मौत से जुड़ी एक अहम तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जिस इमारत पर हमला, उसकी तस्वीर आई है सामने। तेहरान में सादाबाद पैलेस के पास हुआ था ये हमला, और जिस इमारत पर अटैक हुआ उसकी सैटेलाइट इमेज सामने आई है। ये देखिए, ये वही इमारत है जहां पर ये हमला किया गया और उसकी सैटेलाइट इमेज सामने आई है। सटीक निशाना बनाया गया प्रॉपर इनपुट के साथ, और बिल्कुल जहां पर हानिया जिस कमरे में मौजूद था वहां पर यह रॉकेट अटैक किया गया। यह सैटेलाइट तस्वीर उसकी सामने आई है सादाबाद पैलेस के पास की। और देखिए हानिया की मौत पर मिडिल ईस्ट में गुस्सा है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में इस वक्त जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। तुर्की, यमन में हत्या के खिलाफ किया गया है प्रदर्शन। इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार किया गया है। इजराइल से बदला लेने की मांग लगातार हो रही है। ये देखिए तस्वीरें इस्माइल हानिया की तस्वीर के साथ तुर्की और यमन जैसे देशों में लगातार इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट इस वक्त सुलगता हुआ नजर आ रहा है। इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई हत्या के बाद देखिए किस तरह से जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। इस्माइल हानिया की तस्वीर लिए प्रदर्शनकारी इजराइल से बदला लेने की कर रहे हैं डिमांड। और साथ ही आप देख पाएंगे कि कैसे हानिया की मौत को लेकर यमन, तुर्की, जेनिन और इराक में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मांग है कि इजराइल से इस हत्या का बदला लिया जाए, इजराइल को भी बड़ी चोट पहुंचाई जाए। तो ये एक सेंटिमेंट इस वक्त हर तरफ है। सिंह सर, अगर आप इस प्रेशर को समझ पा रहे हो तो दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये दुनिया के अलग अलग देशों में और साथ में ईरान में एक पब्लिक, एक इंटरनल, एक डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है कि ये दुनिया के जितने भी मुल्क हैं जो इस मसले से जुड़े हुए हैं वो इजराइल के खिलाफ एक साथ आए। सही कहा आपने, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो पहले से चल ही रहा है। ये ऑलरेडी एक पॉट बॉयलर था ही, सिमरिंग था, और अभी एक ऐसा मौका मिला है इस हादसे के बाद कि अभी कुछ ना कुछ तो रिटेलिएट करना ही पड़ेगा ईरान को, जैसा हमने पिछले 1-2 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा किसी भी सरकार के साथ होता है, उन्हें अपने लोगों के, अपनी जनता को भी जवाबदेही देनी होती है, अपने एलाइज को जवाबदेही देनी होती है, अपने आप को जवाबदेही देनी होती है। तो उसके कारण भी कुछ ऐसे रीजंस बन जाते हैं कि आपको एक प्रकार का एक एक्शन लेना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया, यूएन के पास वो चले गए हैं, और बाकी की भी तैयारियां अवश्य शुरू हो गई होंगी जो अभी तक हमारे न्यूज़ में नहीं पता चली हैं। जब उनके विरोधी ऑलरेडी वहाँ पे आप कह रहे हैं कि माल और सारा साजो सामान लेके वो कतर के बेसिस तक पहुंच गए हैं, तो यदि ईरान ने इतना बड़ा फैसला लिया है और सारी दुनिया को बता दिया है ओपनली, तो अवश्य ही उसकी तैयारियां भी कुछ ना कुछ चल ही रही होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कमांडर सिंह बने रहे आप हमारे साथ। अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, इसीलिए ये बात कही जा रही है। अब खबर लेबनान के वॉर फ्रंट से, जो इजराइल और हिजबुल्लाह की बारूदी जंग में घी का काम करने वाला है। टॉप कमांडर फवाद शुक्र की मौत के बाद पहली बार बोलेगा नसरुल्लाह। आज
समर्थकों को संबोधित करेगा हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। लेबनानी समय के मुताबिक आज शाम 5 बजे नसरल्लाह की स्पीच होने जा रही है। शुक्र की मौत के बदले पर कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। और नसरल्लाह भी बदले की ज्वाला में जल रहा है, क्योंकि उसके सबसे काबिल कमांडर और संस्थापकों में से एक फौज शुक्र को इजरायल ने ढेर कर दिया है। फौज शुक्र का मारा जाना लेबनान पर कितनी बड़ी चोट है, इसे भी समझिए। हिजबुल्लाह के संस्थापकों में से एक था शुक्र। हिजबुल्लाह की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा था। नसरल्लाह का सैन्य सलाहकार था और मिशन अल अक्सा के टॉप कमांडर था। वो 80 और 90 के दशक में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया। फौज पर $5 मिलियन का इनाम था। आप समझ सकते हैं कि फौज का कद क्या था हिजबुल्लाह के लिए। बिल्कुल। और इजरायल ने बेरूत पर बड़े हमले करके दरअसल गोलान हाइट्स में जो बड़ा हमला हुआ था उसका बदला लिया था। फवाद पर हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा ऐलान। फवाद को कमांडर ऑफ द ग्रेट जिहाद टाइटल दिया गया है। पहली बार जंग के बीच किसी कमांडर को ऐसी उपाधि से नवाजा गया है। हिजबुल्लाह कमांडर को पहले ऐसी उपाधि नहीं मिली, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से सम्मान के साथ एक बड़ा सम्मान दिया गया है, उपाधि दी गई है ऐसे कमांडर को जिसने गोलान हाइट्स में बड़े हमलों को अंजाम दिया था। गोलान हाइट्स पर जो हमले हुए थे जिसमें मासूम बच्चों की भी जान गई थी, उस हमले का मास्टरमाइंड फवाद को ही माना जा रहा था। और उसके बाद इजरायल ने हमलों में इस कमांडर को कर दिया था ढेर। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं। भारद्वाज जी, कुल मिलाकर पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है, जंग का मैदान तैयार हो चुका है। कब इसकी आमद हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि जो प्रॉक्सीज हैं वो तो अपना खेल खेल ही रहे हैं, प्रॉक्सीज के जरिए ये जंग तो लड़ी ही जा रही है। अब आने वाले वक्त में जंग में उसके पैटर्न में किस तरह का बदलाव मुमकिन है? देखिए, 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात हानिया की मौत, दूसरा आप फौज की, और ये एक नॉन स्टेट एक्टर है, दोनों ही नॉन स्टेट एक्टर को रिप्रेजेंट कर। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एक डिवाइडेड मैंडेट था मिडिल ईस्ट में, एक अमेरिका समर्थक एक अमेरिका के विरोधी, ये रहा है पिछले कई दशकों से आप देखने को मिली है वो। और दूसरा जो डिवीजन क्रिएट किया गया सिया और सुन्नी के बीच में, जो हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें ईरान को एक सफलता मिली कि हमास जो है वो सुन्नी है और जितने भी सिया नॉन स्टेट एक्टर है, वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर है, चाहे हिजबुल्लाह हो या हुती हो, ये सब सिया समर्थक है। और ईरान भी सिया कंट्री है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो एक मैंडेट है इस्लामिक वर्ल्ड का, जो सिया और सुन्नी के बीच में डिवाइडेड था, अब वो एक तरफ खड़ा हुआ एक इस्लाम के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा जो कंट्रीज जो अमेरिका के समर्थन में थे, जिसमें इराक की बात कही, ईरान और इराक अगर साथ आ रहे, एक वॉइस दे रहे, कंडेम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा चेतावनी है अमेरिका के लिए, ये इजराइल के लिए चेतावनी है कि अगर मिडिल ईस्ट एक साथ आ गया और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो आज तक अमेरिका के हाथ में, अमेरिका के पिवोटल स्टेट्स के हाथ में थी, अगर वो छीन के ईरान जैसे देश के साथ चली गई तो निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट में जो वेस्ट का एक अपना एक दबदबा रहा है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। संजय सर, मिलाद बेदी ढेर तनाव के बीच ईरान को इजरायल की बड़ी चोट। बेरूत हमले में ईरानी सैन्य सलाहकार मारा गया है। बेरूत में जो अटैक हुआ उसमें ईरानी सैन्य सलाहकार की मौत हुई है। तो देखिए, ये तनाव के बीच आ रही अपने आप में एक और बड़ी खबर है, ईरान के लिए एक और बड़ा झटका है। और देखिए, इजरायली हमले में सिर्फ हिजबुल्लाह को ही चोट नहीं पहुंची बल्कि ईरान पर भी बड़ा आघात हुआ है। कमांडर फवाद शुक्र को ढेर किया गया उसी बेरूत स्ट्राइक में। अब जानकारी मिल रही है कि ईरानी सैन्य सलाहकार मिलाद बेदी भी मारे गए। ये खुलासा अब हो रहा है। ये अपने आप में ईरान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत का सबब आप देख सकते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि बेरूत में जो हमला हुआ इजराइल की तरफ से, उसने ईरान को बड़ी चोट पहुंचाई है, बड़ा दर्द दिया है।